नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न में मैं सूरी आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ और हमेशा की तरह मैं फिर से आज आपके लिए एमपीपीएससी 2020 के सिलेबस का पेपर फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो कि ज्योग्राफी का है उस पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे कि जो टॉपिक है वो हम कैसे तैयार करें, क्या पढ़ें उसमें, कैसे पढ़ें, कितना ज़रूरी है उस चीज़ को पढ़ना। इस सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को आगे ले जाते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पेपर फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट यानी हिस्ट्री पर डिस्कशन किया था। तो अब उसके सेकंड पार्ट की बारी है, ज्योग्राफी की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में जो बताया गया है वो ज्योग्राफी का है, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी होगी, इंडियन ज्योग्राफी होगी और साथ में एमपी की जो ज्योग्राफी है वो भी साथ में रखी गई है सिलेबस में 2020 के। ठीक है, तो चलिए जो सिलेबस है उस पर डिस्कशन करते हैं। बट डिस्कशन शुरू होने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और साथ में यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपको जो चाहिए, आप बिल्कुल हमसे पूछिए, बोलिए, हम उस चीज़ को आपके पास लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सिलेबस पर डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा ये चलिए अपना काम यहाँ से हो जाएगा। तो ज्योग्राफी के इकाई फर्स्ट मैंने कल ही डिस्कस किया था कि हर पार्ट में 5 यूनिट है और हर यूनिट से आपके 30 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कल ही बताया था हमने आपसे कि टोटल यूनिट 5। एक पार्ट में एक पार्ट में टोटल यूनिट कितने? 5 यूनिट हैं। अब पर यूनिट से आपके 30 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। 30 × 5, 5 यूनिट और पर यूनिट से 30 क्वेश्चन, 30 × 5 = 15, 150। जो कल हमने एक हिस्ट्री वाला का पार्ट कर लिया था, पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं अब। ठीक है, तो ज्योग्राफी के पार्ट में जो सबसे पहले आता है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। भौतिक लक्षण यानी भौतिक लक्षण में क्या क्या आएगा? पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें या हिमनद। तो एक एक वैश्विक दृष्टि से, अगर वैश्विक दृष्टि से भूगोल का हम अगर पाठन करें तो इसमें हमें सबसे पहले जानना होगा कि पर्वत कहाँ पर है, पर्वत क्या होते हैं, कौन कौन से जो हमारे विश्व में मेन फेमस जो पर्वत हैं वो कौन कौन से हैं। फिर पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, हिमनद, ये सब बेसिकली हमें पढ़ना है और इन पर क्वेश्चन भी क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो 2019 तक जो सिलेबस था उसमें ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज उसके बारे में पूछा गया था। 2019 तक के जो सिलेबस में पहले था, तो 2018 के पेपर में ये पूछा गया था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है। तो बस ऐसे ही है कि वैश्विक दृष्टि से वैश्विक भूगोल को अगर ले जाए तो ऐसे ही क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। और याद करने की जो ज्योग्राफी की सबसे अच्छी ट्रिक है वो क्या है? मैप के थ्रू। आपको मैप के थ्रू ही ज्योग्राफी बन सकती है। द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग ऑफ ज्योग्राफी इज़ मैपिंग। आपको मैपिंग आनी चाहिए, बेहतरीन मैपिंग आएगी तो आपकी ज्योग्राफी 60 से 75 तक ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी मैपिंग के थ्रू। क्वेश्चन भी आप फ्रेम करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन 5 नंबर में है या 11 नंबर में है तो इसमें कंपलसरी हो जाता है एक मैप। खासकर ज्योग्राफी के पेपर की बात कर रहा हूँ। तो ज्योग्राफी का पेपर होगा तो कैसे भी क्वेश्चन आए, अगर लगता है कि आप उसमें मैप पुट कर सकते हो तो डेफिनेटली 5 नंबर या 11 नंबर के क्वेश्चन जो आपके सिलेबस का पार्ट है, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, उसमें जो लघुत्तरी, फिर दीर्घोत्तरी, फिर अति दीर्घ होगा। ठीक है,
तो जो सबसे ज़्यादा वाला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा नंबर वाला, वो है 11 नंबर का क्वेश्चन। तो 11 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि अगर ज्योग्राफी का पार्ट है तो उसमें मैप, चार्ट, ये सब कुछ डेफिनेटली रखना ही है, तभी आप अच्छे से नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है। इस पर भी हम सब डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को फ्रेम किया जाए, आंसर फ्रेमिंग होगी, तो मैं ये सब कुछ आपको दिखाऊंगा कि एक आंसर को आप कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो और कौन सा रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा, ये आपको ही लगने लगेगा जब आप काफ़ी सारे प्रैक्टिस करेंगे। तो उस पर भी हम सब चर्चा करेंगे। पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो और ये चीज़ मैंने पहले ही आपसे बोली थी कि सिलेबस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ये रटा होना चाहिए सिलेबस आपको, कि आप कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में, आप कहीं कुछ पेपर पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, तो आपको दिमाग में तुरंत आ जाए कि नहीं, ये हमारे सिलेबस में, ये हमारे यूज का है। तो ऐसी चीज़ अगर आप पेपर के आंसर फ्रेमिंग में आप पुट करते हो ना, तो आंसर का जो आंसर जो दिखता है वो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, और जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसको थोड़ा डिफरेंस दिखता है और वो नंबर देता है। तो ऐसा आपको करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बात की बात है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो पहले आप सिलेबस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें हो गया। उसके बाद सेकंड क्या है, भौगोलिक घटनाएं, यानी भूकंप क्या होते हैं आपके, सुनामी क्या होती है, ज्वालामुखी क्या होते हैं, क्रिया, और ये चक्रवात। तो ये सब क्या होते हैं, मतलब वैश्विक दृष्टि से इनको पढ़ना है। भूकंप क्या होते हैं, भूकंप आते कहाँ हैं, सुनामी क्या होती है, ज्वालामुखी क्रियाएं क्या होती हैं, चक्रवात कितने प्रकार होते हैं, कहाँ कहाँ आते हैं, कौन से ज्वालामुखी कहाँ के फेमस है। तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। उसके बाद हम विश्व की जलवायु, यानी वैश्विक दृष्टि से, या जो ग्लोबली हमारी क्लाइमेट है, इंडिया नहीं ग्लोबली क्लाइमेट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण, जलवायु प्रदेश, जलवायु परिवर्तन एवं उसके प्रभाव, तो ये सब चीज़ें हमें ग्लोबली दृष्टि से पढ़ना है। तो क्या क्या, जलवायु एवं ऋतुएं, मतलब वैश्विक दृष्टि से वैश्विक जलवायु कैसी है, वर्षा का वितरण कहाँ कहाँ कैसे कैसे है, जलवायु प्रदेश कौन कौन से है, जलवायु परिवर्तन क्या होगा और उसके प्रभाव, इम्पैक्ट, वैश्विक दृष्टि से या वैश्विक का जो जलवायु बदल रहा है, जो जलवायु में अंतराल आ रहा है, उसका हमारे भारत पर या हमारे देश पर कैसा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस सब संदर्भ में यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। फाइन। तो फर्स्ट यूनिट पे ये पूरा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इस पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, सब कुछ आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे, याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैपिंग के थ्रू। मैपिंग के थ्रू आप मैप बना बना कर सब इंडिकेट कर दीजिए, सब कुछ याद हो जाएगा। और उसके जो थोड़ा आपको उसका बेसिक पढ़ना है, तो वो थोड़ा चीज़ें आप समझ लोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी हो जाएगी, तो आपको भूलेगा नहीं। ठीक है। अब सेकंड यूनिट की बात करते हैं। सेकंड यूनिट में भारत का भूगोल की बात की गई है। इसमें पूरा भौतिक प्रदेश, ये पूरा इंडिया के संदर्भ में, भारत, पठार, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, ये सब इंडिया के डिफरेंस में। ठीक है। फिर भारत का भू आकृतिक प्रदेश, यानी उत्तर भारत का मैदान, और आपका रेगिस्तान वाला पार्ट, मध्य भारत का पठार, तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया जिन्हें बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट से एरिया, तो ये सब भू आकृतिक प्रदेश में आपके हिस्से आएंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन क्वेश्चन आपके क्रिएट होते हैं। ठीक है। फिर जलवायु, मध्य प्रदेश, या अभी तो इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया की जलवायु कैसी है, यानी भारत की जलवायु कैसी है, एल नीनो या ला नीनो, जो जो चीज़, दो धाराएं हैं, जलधाराएं। तो एल नीनो एक गर्म जलधारा है और ला नीनो एक ठंडी जलधारा है। तो एल नीनो जो गर्म जलधारा है, तो उसका हमारे इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। ऐसी क्लाइमेट, ऋतुएं, वर्षा का वितरण, हमारे प्रदेश में जो वर्षा का वितरण वो अलग अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है, नॉर्थ में अलग है, मध्य क्षेत्र में अलग है, साउथ में अलग है। तो ये सब चीज़ें, वर्षा का वितरण, इन सब चीज़ों पर क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। फिर जलवायु प्रदेश, कितने जलवायु प्रदेशों में भारत को बांटा गया है, तो ये सब चीज़ें आपको सिंपली पढ़नी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन भी यहीं से क्रिएट होते हैं, डोंट वरी। फिर प्राकृतिक संसाधन प्रकार एवं उपयोग, यानी जल, वन, मृदा, शैल, खनिज, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनका वितरण कैसा है, किस क्षेत्र में कौन से वन या खनिज या मृदा या जल की प्राकृतिक कैसी है। तो ये सब चीज़ें क्षेत्रीय विभिन्नता के अनुसार हमारे यहाँ ये सब कुछ बदलता रहता है, हमारे देश में, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सब चीज़ें हो गया। फिर जनसंख्या, यानी डेमोग्राफी अपनी हो कैसी है, पूरा पॉपुलेशन कैसा है, डेमोग्राफी पढ़ना है। इसका वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, प्रवास, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, तो इन सब में डाटा ही मैक्सिमम हमें पुट करने को मिलता है आंसर राइटिंग में।
तो जनसंख्या में जैसा कि क्वेश्चन क्रिएट हो गया आपका, तो उसके अनुसार हमें ये कभी कभी पुट करना होता है कि इंडिविजुअली वो डाटा पूछ लेता है, तो डाटा आपको याद रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों का, ठीक है, पॉपुलेशंस का। फिर खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, यानी जो पूरा फूड से रिलेटेड जो हमारे यहाँ इंडिया में जो चल रहा है, खासकर खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, खाद्य प्रसंस्करण के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया जा रहा है हमारे देश में, इन सब चीज़ों से ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के अनुसार इसको फ्रेम कर सकते हैं, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से फ्रेम किया जा सकता है कि खाद्य प्रसंस्करण क्या है, वर्तमान परिदृश्य में इसकी क्या संभावना है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें खाद्य प्रसंस्करण के लिए, ठीक है। तो संभावनाएं जो मैंने अभी बात की आपसे, फिर महत्व क्या है इसका खाद्य प्रसंस्करण का, उद्योगों का स्थानीयकरण, उद्योग की पूर्ववर्ती अग्रवर्ती आवश्यकताएं, मांग एवं पूर्ति श्रृंखला जो प्रबंध है, ये सब चीज़ें आपका। तो खाद्य प्रसंस्करण कौन कौन से उद्योग हैं, भारत सरकार इनके लिए क्या कर रही है, इनकी क्या संभावनाएं, इनके क्या महत्व हैं, आगामी समय में इनकी क्या महत्व हो सकती है, उद्योग का स्थानीयकरण, उद्योग की पूर्ववर्ती आवर्ती, मतलब उद्योग को पहले किस सामान की आवश्यकता पड़ती है खाद्य प्रसंस्करण में, उसके बाद वो किस चीज़ में उसको कन्वर्ट करते हैं और वो हमारे यूज करने लायक बनाते हैं। तो ये हुआ खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित जो क्वेश्चन आपके क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स के या वर्तमान जो परिदृश्य है उसके अनुसार ये क्वेश्चन को आंसर फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। अब इकाई थर्ड की बात करें तो इकाई थर्ड में हमारे मध्य प्रदेश की बात कर रही है, मतलब मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी कैसी है, तो वही है पूरा ज्योग्राफिकल, जियोमॉर्फिक यानी भू आकार की, मतलब भू यानी ज़मीन या लैंड का आकार कैसा पूरा, नर्मदा घाटी क्षेत्र, मालवा प्रदेश की विशेषताएं संदर्भ में पूरी बतानी है इसकी हमें। तो खासकर नर्मदा क्षेत्र और मालवा पटेरी इन्होंने इंडिविजुअली कर दिया इसमें सिलेबस में, ठीक है। तो ये याद रखना आपका। फिर प्राकृतिक वनस्पति जलवायु वहाँ की वनस्पति कैसी है, क्लाइमेट कैसा है आपका, तो यहाँ पर से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। मृदा, मध्य प्रदेश में मृदा कृषि प्रकार की प्रजाति है, उनका भौगोलिक क्षेत्र बताइए, भौगोलिक दृष्टि से इनका या आर्थिक दृष्टि से इनका क्या महत्व है। तो जब ये आप चीज़ें पूरी तरह से, फिर से बोला हूँ, मैपिंग के थ्रू बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, और 5 नंबर या 11 नंबर में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मृदा में मृदा का भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण, मृदा प्रसंस्करण एवं मृदा का निर्माण, मृदा संरक्षण एवं उद्योग के द्वारा समस्याएं, समस्याग्रस्त मृदा एवं उसके परिष्कार के की तरीके, जल ग्रहण आधार पर मृदा संरक्षण योजना। तो जितनी भी प्रॉब्लम है मृदा से रिलेटेड, या जितनी भी चीज़ें मृदा से रिलेटेड आपके क्वेश्चन क्रिएट होती हैं, मृदा क्या है, मध्य प्रदेश में मृदा का वितरण बताइए, कौन से क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन सी मृदा आर्थिक दृष्टि या किस फसल के लिए उपयोगी है, मृदा संरक्षण क्या होता है, इसके ह्रास की समस्याएं, इसके ह्रास को रोका कैसे जा सकता है, समस्याग्रस्त क्षेत्र कौन सा है मृदा से संबंधित, या मृदा संरक्षण से संबंधित, या मृदा संरक्षण से ग्रस्त कौन सा क्षेत्र है जो क्षरण में सबसे ज़्यादा आगे है, ये सब चीज़ें यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद खनिज, मध्य प्रदेश में किस प्रकार खनिज पाई जाती है, कौन से खनिज पाए जाते हैं, इनकी विशेषता बताइए, आर्थिक महत्व से इनका क्या उपयोग है, आर्थिक दृष्टि से इनका कितना रोल है, ये सब चीज़ें आपके खनिज एवं ऊर्जा संसाधन में। प्रमुख उद्योग की बात कर रहा है तो प्रमुख उद्योग में कृषि उत्पाद, आपका वन एवं खनिज आधारित उद्योग, ये सब चीज़ें ये आपको क्वेश्चन बनते हुए देखे जा सकते हैं, ठीक है। बनते भी हैं, जब भी अभी तक आपका जब 2019 का जो सिलेबस था उसमें भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन क्रिएट किए जाते थे या डिज़ाइन होते थे। तो अब तो इंडिविजुअली उन्होंने मध्य प्रदेश का एक टॉपिक डाल दिया, पूरा एक यूनिट डाल दी है। तो ये हुआ आपका। फिर राज्य की जो ट्राइबल्स हैं, आपदाग्रस्त जनजातियों के विशेष में, यानी जो जैसे हमारे पातालकोट में एक जनजाति पाई जाती है, भारिया जनजाति, बैगा भारिया, ठीक है। तो भारिया जनजाति पाई जाती है जो विशेष पृष्ठीय जो जनजाति में मानी जाती है हमारे मध्य प्रदेश की। तो जो ऐसी टाइप्स हैं उनके बारे में विशेषताएँ, उनका भौगोलिक क्षेत्र क्या है, तो ये सब चीज़ें आंसर में आपको पुट करना पड़ेगा। फाइन, चलिए अब आगे देखते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है जो पहले 2019 के सिलेबस में भी था, इस बार यूनिट अलग कर दिया इसने, ठीक है।
तो जल एवं आपदा प्रबंधन, तो पेयजल आपूर्ति कहाँ से होती है, जल की अशुद्धि के कारण क्या होते हैं, गुणवत्ता प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है, जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए को जल को कितना बचाया जा सकता है, इसके संरक्षण के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, इन सब चीज़ों पर भी ये जितने भी टॉपिक बनते हैं ज्योग्राफी के ना, आपको मैं बता दूं, ये सब करेंटली क्वेश्चन बनते हैं। ये मेन इस पर आप करंट के जो टॉपिक मुद्दे होते हैं इनको आप पुट करके आंसर को बहुत अच्छा बन क्रिएट कर सकते हो आंसर को। ठीक है। उसके बाद जल प्रबंधन की बात करें तो जल प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहा है। फिर भूजल एवं जल संग्रहण की बात कर रहा है। उसके बाद प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं, आपदा प्रबंधन की अवधारणाएं, विस्तार की संभावनाएं, विशिष्ट खतरे एवं उनका शमन, तो इन सब चीज़ों की बात ये कर रहा है। तो यहाँ पर अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं और आंसर भी इनकी बहुत अच्छी फ्रेमिंग होती है। ठीक है। फिर सामुदायिक योजना यानी संसाधन मानचित्रण, राहत एवं पुनर्वास, निरोधक एवं प्रशासनिक उपाय, सुरक्षित निर्माण, वैकल्पिक संचार एवं जीवन सुरक्षा दक्षता। तो ये आपका थोड़ा ये जो है ना, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। संसाधन मानचित्र, राहत पुनर्वास, निरोधक एवं प्रशासनिक उपाय, तो प्रशासन के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या किया जा रहा है, कौन से मुद्दे हैं, तो यहाँ पर से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन क्रिएट या डिजाइन किए जा रहे हैं सिलेबस में या पेपर में, वो थोड़ा सा एनालिटिकल हो गए हैं। तो आपको यहाँ पर करंट अफेयर यानी सामान्य जो जागरूकता है वहाँ पर से आपको जागरूक रहना है। तो जब जागरूक रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पेपर में क्रिएट हुए तो आप बहुत अच्छे से फ्रेम कर पाओगे। ठीक है। तो ये हुआ वाटर मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट पूरा आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर यूनिट 5 की बात करें तो भूगोल की आधुनिक तकनीकी यानी जोग्राफिकल के लिए जो जोग्राफी को इंडिकेटर्स होते हैं उनकी जो नई नई मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो क्या होती हैं। ठीक है। तो उसमें सुदूर संवेदन सिद्धांत, आपका विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, घटक उपग्रहों के प्रकार, सुदूर संवेदन का उपयोग, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन प्रैक्टिकली बहुत अच्छे आते हैं। तो एक ये टॉपिक हो गया यूनिट 5 का। फिर GIS यानी ग्राफिकल इंडिकेटर, ये सब चीज़ें, जियोग्राफिकल इंडिकेटर सिस्टम, घटक का उपयोग, इनमें कौन कौन से इसके घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, इनका यूज़ क्या है, जो GIS का। तो ये पूरा साइंस एंड टेक वाला बोल सकते हैं, टेक वाला पूरा पार्ट ना इसमें यूनिट 5 में डाल दिया उन्होंने। फिर GPS की बात रहा, जोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है। तो आधारभूत संबंध का अपना उपयोग। तो यूनिट 5 का ये वाला पार्ट है पूरा, जो अपना आधुनिक तकनीकी हैं जोग्राफिकल या भूगोल को दर्शाने वाली या भूगोल को अच्छे से बताने वाली, तो उसमें जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो क्या है। तो ये आपका फर्स्ट पेपर का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। जो सिलेबस है, तो सिलेबस आपको रटा होना चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, पूरा तरह से याद होना चाहिए जिससे आपको जो आंसर फ्रेम करना हो तो आप इजीली कर पाएँ। साथ में जब जो भी टॉपिक आए, आप कहीं भी कुछ पढ़ रहे हो तो उसका आंसर आपको करेंटली दिमाग में आ जाए कि इस चीज़ को मैंने सिलेबस में देखा है तो इसको यहाँ पुट किया जा सकता है। तो ये आपके 5 यूनिट हुई सेकंड पार्ट की, ज्योग्राफी वाला पूरा पार्ट, तो जिसमें टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी इसमें पुट कर दिया गया इस बार सिलेबस में। तो ये रहा आपका सेकंड पार्ट का ज्योग्राफी वाला पार्ट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पेपर, सेकंड पेपर की बात करेंगे कल वाले सेशन में। तो ये सेशन आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।